ठीक है, वही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके बारे में है ये क्वेश्चन। कौन सा? जो हमने जब फ्लैश मिक्सिंग की जाती है, जब फ्लोकुलेशन किया जाता है ना, जैसे हमारा फ्लोकुलेशन होगा, तो फ्लोकुलेशन में जो फॉर्मूला लगता है वही हमें यहाँ पर लगाना है। जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो, ये देखा, ये वाला, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। G इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है अंडर रूट पी अपॉन म्यू वी। इस फॉर्मूले को मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम से दिमाग से निकल जाता है ये फॉर्मूला, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या है, पावर इनपुट पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से P आ जाएगा आपका, P बराबर म्यू जी स्क्वायर वी। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी दी है वो लिखा, G जो है 600 सेकंड इनवर्स ये लिखा, और वेलोसिटी है, जो वॉल्यूम है वो है 1। ठीक है, ये जो V है दिस इज वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर आता है 360 वाट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नोट करने लायक है, जहां पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लोरामीन के ऊपर है ये क्वेश्चन। देखो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज एडेड टू वाटर बिफोर कैरिंग आउट डिसइंफेक्शन यूजिंग क्लोरीन। कह रहा है कि भाई, अगर आप डिसइंफेक्शन करने वाले हो, पानी में से डिसइंफेक्शन कर रहे हो क्लोरीन की मदद से, तो ये कह रहा है कि थोड़ा हम अमोनिया उसमें मिला देते हैं। क्यों भाई, क्यों मिलाना चाहिए वैसे अमोनिया? अमोनिया क्यों मिलाते हैं, चलो अब इनका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या कहना चाह रहे हैं ये, सॉरी, जो रीजन है, क्लोरामीन्स आर persistent disinfectant which provide continued protection against regrowth of microorganism in water distribution system। ये कह रहा है जो क्लोरामीन होते हैं ये काफी समय तक टिक जाते हैं, तो इस वजह से इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर ठीक है। ठीक, देखो जो क्लोरीन है, मैंने आपको कई बार बता दिया, जो क्लोरीन है वो बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन वो पानी में से गायब हो जाती है कुछ समय बाद। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अमोनिया मिला दें, तो अमोनिया क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोमीन बनाती है, जैसे NaCl2 ये बना दिया उसने। अब क्या होगा, ये जो NaCl2 है ये कुछ समय तक पानी में बना रहेगा। ठीक है, ज्यादा समय तक। ठीक है, तो देखो ओजोन मिलाते ही गायब हो जाती है, डिसइंफेक्ट किया, खत्म। फिर उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कुछ समय तक टिकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा देर तक ये टिकता है। इसकी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्लोरीन बहुत अच्छे से बैक्टीरिया, वायरस, फंगी को खत्म करता है। और ये जो NaCl2 है इसकी एफिशिएंसी 4 गुना कम होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक, ये है 4.24, इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 ये। ठीक, अब ये कह रहा है कि मैच करना है वेस्ट या वाटर या वेस्ट वाटर पैरामीटर, और उनके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल, पोर्टेबल पुराना वर्ड है ये। पॉट का मतलब क्या होता है? घड़ा। ठीक, पोर्टेबल मतलब ऐसा पानी जिसको आप घड़े में रख सकें। और घड़े में रख सकें, घड़े में कौन सा पानी रखते हैं? जो पिया जाता है। ठीक, तो पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कि पानी आपका पीने लायक है या नहीं। अब घड़े तो इस्तेमाल होने हो गए बंद, लेकिन पोर्टेबिलिटी अभी भी इस्तेमाल होता है शब्द। ठीक, पोर्टेबिलिटी का मतलब है क्या आप पानी पी सकते हैं या नहीं। क्या ऑप्शन है हमारे पास? 4 या 2, MF टेक्निक या EDTA मेथड। ठीक है, 4 या 2, सॉरी, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। ठीक, देखो इतना पक्का पता है, देखो MF मेंबर फिल्टर टेक्निक, मेम्ब्रेन, याद करो। पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए आप टेस्ट करते हो ई कोलाई बैक्टीरिया, तो नहीं है इसमें कहीं। ठीक, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया है तो हम मेंबर फिल्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या MPN नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो पोर्टेबिलिटी का हो जाएगा 4। अब या तो ए होगा आंसर या डी होगा। अब बी क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड के लिए और रेजिडुअल क्लोरीन के लिए और हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो इतना मुझे पक्का पता है, हार्डनेस के लिए EDTA मेथड होता है, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। ठीक है अजय, सुप्रिया। ठीक, अब वैसे तो आंसर यहीं पे ही खत्म हो गया, लेकिन अब आप देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो है, देखो क्लोराइड और क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक, अब जैसे क्लोराइड है,
इतना हमें पक्का पता है, रेजिडुअल क्लोरीन के लिए ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सी का हो गया 2। अब क्लोराइड के लिए मोहर्स मेथड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। देखो मैं आपको पहले ही बताया, क्लोराइड और क्लोरीन में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, कई बार बच्चे गलती से लगाते हैं कि भाई क्लोराइड है, अच्छा क्लोराइड दिखा, फटाक से ऑर्थोटोलिडीन लगा दिया, चलो बस हो गया। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है ये। एरेशन इन वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर ट्रीटमेंट है उसमें एरेशन किस चीज में मदद करता है? एरेशन इन वाटर ट्रीटमेंट किलिंग पैथोजन, पैथोजन को भी खत्म करने में मदद करता है। यार मेरे हिसाब से तो करता है, थोड़ा बहुत तो मदद करता ही है। करेक्टिंग पीएच, पीएच को कंट्रोल करता है। यार पीएच का मैं श्योर नहीं हूँ। प्रेसिपिटेटिंग डिसॉल्व आयरन एंड मैग्नीज, ये तो पक्का है। एरेशन आयरन और मैग्नीज को प्रेसिपिटेट आउट करता है, जो कि बाहर निकल जाता है। तो भाई पहले तीन किस किस में है? ए में नहीं है, एक और हटाओ। एक्सपेलिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन H2S, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S इसको बाहर निकालता है। चौथा, ठीक है, सी को एलिमिनेट करो। अब या तो ये होगा आंसर या ये होगा आंसर, ठीक। और दूसरा क्या है? एक्सपेलिंग वोलेटाइल ऑयल्स। यार वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? वोलेटाइल का मतलब, जहां तक मुझे पता है, ये होता है कि जैसे आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाता है, उसे ही वोलेटाइलिटी बोला जाता है। तो यार एरेशन से, अब देखो कितनी वैसी चीज दी इन्होंने कि अब बच्चा थोड़ा सोच में पड़ जाएगा, यार हवा तो निकल ही रही है, क्या पता वही वोलेटाइल कर जाए। तो अब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो, देखो तीन चार तो हैं, तीन चार इसमें भी है और इसमें भी है। अब बात आती है एक्सपेलिंग ऑयल। अब 1 2 ये कह रहा है कि 1 और 2, मेरे हिसाब से पीएच को शायद ये ठीक ना करता हो। चलो आंसर देख लेते हैं। 4 पॉइंट क्या था ये? ले, देखो, एरेशन कैन नॉट किल पैथोजन एंड करेक्ट पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, ना तो एरेशन से पैथोजन खत्म होते। अब यार देखो मेरे हिसाब से क्या होता है, एरेशन जब आप करते हैं तो एरेशन से ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन पैथोजन को खत्म कर सकता है। तो ये चीज कंफ्यूज कर देती है। ऑल्दो volatile liquids such as humic acid and phenol can be removed from variation by ether, the removal rates are too low for the process to be practical except in extreme cases where the excess quantity must be reduced to more manageable level। यार वो ही है, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, मेरे हिसाब से इसे छोड़ना ही एक अच्छा ऑप्शन है। इन्होंने क्या आंसर दिया है? इन्होंने आंसर दिया है ये 3 4 5। ये कह रहे हैं कि भाई वो पैथोजन को नहीं खत्म कर सकता, वो पीएच को नहीं ठीक कर सकता। ठीक है, तो 4.22 का हो गया बी। हाँ बेटा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडियल मेजर्स आर, देखो नेगेटिव हेड और एयर बाइंडिंग का फिनोमिना जो रैपिड सैंड फिल्टर में होता है वो ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? बताओ, अब ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो, सुप्रिया क्या होना चाहिए इसका आंसर? अजय? नेगेटिव हेड का हमने देखा था। देखो सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है? अवॉइडिंग द अकरेंस ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव हेड। भाई ये तो एक वैसे तो कायदे से कि ये पूछ ही ये रहा है कि भाई नेगेटिव हेड कैसे बचाया जाए।
अब इसने कह दिया अवॉइडिंग द अकरेंस ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव हेड, चलो भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, ठीक। तो पहला तो ठीक है, पंपिंग इन एयर, हवा को पंप करके। अब मैं मुझे ये पक्का नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं। दूसरा क्या है, अवॉइडिंग इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, टेम्परेचर ना बढ़े। मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। दूसरा, कंट्रोल ऑफ एल्गी ग्रोथ, एल्गी भी ना बढ़ने पाए। यार अब देखो ये चीज क्यों है, क्योंकि हमने चीजों को ठीक से रिवाइज नहीं किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एक बार खोल के देखते हैं दोबारा से, इनका आंसर ही देख लेते हैं, आंसर में ही हमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए देखो सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं और सब पता चल जाता है। देखो, टू अवॉइड नेगेटिव हेड एंड एयर बाइंडिंग, नेगेटिव ना हो और उसकी वजह से एयर बाइंडिंग ना हो। फिल्टर इज क्लीन, जो फिल्टर है उसको आप क्लीन करोगे। व्हेन द हेड लॉस इज मोर द स्टैटिक, इसे छोड़ो। अनदर, टू पंप इन एयर, अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि जो एयर है वो आप पंप कर दो ताकि नेगेटिव हेड क्रिएट ना हो। अब यार ये तो थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई। एयर बाइंडिंग में तो वैसे ही हवा निकल के उसमें आ रही है, और तुम पंप भी कर दे रहे हो। ग्रोथ ऑफ एल्गी कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, ठीक। ग्रोथ ऑफ एल्गी फील्स द फोर्स ऑफ फिल्टर में क्रिएटिंग नेगेटिव हेड, चलो। इन्होंने आंसर दिया हुआ है डी। डी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 सब। देखो, इसमें सबसे पहली चीज कंट्रोल ऑफ एल्गी ग्रोथ, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, एल्गी क्या करता है, एल्गी वही काम करता है, जैसे एल्गी आ गया तो वो क्या है, पोर्स के बीच में घुस जाएगा। जैसे जो हमारा रैपिड सैंड फिल्टर है, ऊपर सैंड रहती है और नीचे हमारा ग्रेवल रहता है। तो ये जो पत्थर हैं ये हमारे, सॉरी जो सैंड है, इसके बीच में एल्गी आपका जम जाएगा, ठीक। तो पानी को नीचे जाने में घर्षण ज्यादा महसूस होगा, हेड लॉस ज्यादा होगा। ज्यादा हेड लॉस होगा तो नीचे नेगेटिव हेड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सक्शन। तो आपको पहले एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अवॉइडिंग इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एल्गी, जो कि बेसिकली मॉइस्चर के कारण अधिक पैदा होती है, ठीक। और तीसरा, इसने पंपिंग इन एयर, बेसिकली ये कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे नेगेटिव हेड, यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन लगा। बाकी 1 3 4 तो है ही। तो देखो वही पंपिंग इन एयर भी है इसमें, है ना। अब देखो इन्होंने एक तो ए ऑप्शन दे रखा है और एक डी ऑप्शन दे रखा है कि, ठीक। अब इसमें क्या ही कर सकते हैं, पंपिंग इन एयर, अब एयर पंप करके क्या होगा यार। मेरे हिसाब से तो ये सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप पंप कर दोगे एयर इसमें, तो वो ग्रेवल के कणों के बीच में घुस जाना चाहिए और फिर पानी कैसे पास होगा। तो यार 1 3 4 आंसर होना चाहिए इसका तो। वैसे इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, खोलना ही पड़ेगा। देखो बेटा ये है, ठीक है, ये सभी पॉइंट हमने देखे थे। एयर बाइंडिंग, सो द रेमेडियल मेजर्स टू अवॉइड एयर बाइंडिंग, क्या क्या रेमेडियल मेजर दिए हैं इन्होंने। बाय अवॉइडिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव हेड, देखो ये पहला तो इन्होंने यही दे दिया। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, ये जो इन्होंने थ्योरी लिखी है ये ईएससी के क्वेश्चन से ही उठाया है। ये सीधे इन्होंने यहाँ पे लिख दिए, बाय अवॉइडिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव नेगेटिव हेड, ठीक। बाय कंट्रोल ग्रोथ ऑफ एल्गी,
ठीक, बाय रेमेडिंग कंडीशंस दैट सुपर सेचुरेट द वाटर विद एयर। ये क्या कह रहा है कि हवा में पानी में हवा की मात्रा ज्यादा ना हो, ऐसी कंडीशन ना होने पाए। बाय टेकिंग प्रिकॉशन इफ पॉसिबल द वाटर गेटिंग वार्म्ड एज इट पास थ्रू, के हवा जो पानी है गर्म ना होने पाए। देखो यहाँ पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि एयर वो की जाए, तो मेरे हिसाब से अभी भी तुम इसका आंसर वही रखो 134। बाकी और थोड़ा मैं देख लूंगा किसी दूसरी बुक में। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेटिंग सरफेस ओवरफ्लो रेट इन सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन। इनमें से कौन सा इज नॉट अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, मतलब कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है किस चीज के लिए? फॉर कैलकुलेटिंग सरफेस ओवरफ्लो रेट इन द डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन कर रहे हो तो सरफेस ओवरफ्लो रेट के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? अब पता नहीं, आंसर देख के ही पता चलेगा क्या कहना चाह रहा है। द क्वालिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड। अच्छा, देखो, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड, मैं क्वालिटी पढ़ रहा था। क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीट, कितना पानी आपको ट्रीट करना है उसकी क्वांटिटी। क्या इस चीज को आप सरफेस ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करते हुए ध्यान में रखते हो या नहीं? भाई मेरे हिसाब से तो रखते हो। क्यों? क्योंकि सरफेस ओवरफ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू अपॉन बी एल। तो ये क्या है बेसिकली, क्यू आपका कैसे निकलता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तो क्वांटिटी से तो सीधा सीधा ये वो है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना? मतलब हमें तो ये ढूंढना है कि जो प्रभावित नहीं करता। द सरफेस एरिया ऑफ अवेलेबल टैंक, भाई ये रहा देखो सरफेस एरिया, तो ये भी नहीं होगा। टोटल लेंथ ऑफ टैंक, भाई लेंथ भी प्रभावित करती है, देख एरिया में लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, टोटल डेप्थ, डेप्थ प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। सेडिमेंटेशन टैंक में बच्चों के दिमाग में ये रहता है भाई डेप्थ जरूरी है, डेप्थ जरूरी है, इस वजह से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। आगे देखो, द settling velocity of a discrete particle will become 5 times when its diameter double। ये तो बात गलत है। देखो, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल, कोई छोटा पार्टिकल है जो नीचे तैरता बैठता चला जा रहा है, ठीक, विल बिकम 5 टाइम, 5 गुना हो जाएगी अगर इसका डायमीटर दुगना कर दें। यार ये तो बात गलत है। क्यों? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला देखा था? सेटलिंग वेलोसिटी क्या होती है? जी डी स्क्वायर बाई 18 म्यू जी एस -1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप डायमीटर को 2 गुना कर दोगे तो वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। स्क्वायर का रेट चल रहा है, अगर आप डायमीटर 3 गुना कर दोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो वेलोसिटी हो जाएगी, एक मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ बेटा देखो, ठीक, क्या कह रहा है? The settling velocity of a discrete particle is almost proportional to the square of the particle diameter। हाँ भाई, settling velocity डायमीटर के प्रोपोर्शनल होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन 5 टाइम्स मुझे गलत लग रहा है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। चलो बाकी देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है इन्होंने। 4.19। ठीक है, डी दिया हुआ है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो फ्लोराइड कंटेंट है पानी में, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, नीदर बी टू लो, ना तो बहुत कम, और ना ही टू हाई बहुत ज्यादा। देखो हमने पढ़ा था ना कि 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड की कमी है पीने के पानी में, कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ। मॉटलिंग मतलब दांत पे धब्बे बन जाना। एंड इट्स एक्सेस कॉजेज डेंटल कैविटीज इन चिल्ड्रन, और अगर एक्सेस है तो डेंटल कैविटी होती है। बिल्कुल गलत बात।
अगर कमी होती है तो ऐसे याद रखा करो, अगर फ्लोराइड की कमी है तो दांत में भी कमी हो जाएगी, कमी का मतलब कैविटीज हो जाएंगी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ज्यादा है तो धब्बे पड़ जाएंगे। 4.18 का सी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम चलते हैं ये। लो भाई देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर, इनमें से कौन सा फिल्टर शुड बी रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्टेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। आपको गांव में वाटर पानी की सप्लाई करनी है, तो किस तरीके का फिल्टर आप रिकमेंड करेंगे? प्रेशर फिल्टर करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर करेंगे, डायोमटेशियस क्या है, डाई एटम एशियस अर्थ फिल्टर, पता नहीं कौन सा फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर। देखो मुझे जो लग रहा है, भाई रूरल वाटर सप्लाई है तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से कम ही लोग इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये सोच के मैं बी आंसर लगाता हूँ। ठीक है, अब या तो बी होना चाहिए या डी होना चाहिए, चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर, इन्होंने क्या दिया है। बी दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सप्लाई है विल बी एबल टू रिमूव, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल भी हटाता है और 99% तक बैक्टीरिया भी खत्म कर देता है। ठीक, तो स्मॉल सप्लाई है इसलिए आप, चलो छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्या है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सस्पेंडेड पार्टिकल इज इंक्रीज फ्रॉम 2 से 3, द सेटलिंग वेलोसिटी। बताओ, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा क्वेश्चन, करके बताओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर इनमें से क्या क्या चीज रिमूव कर देता है? सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया, हेलमेंट्स, डिजॉल्व सॉलिड, क्या कहोगे? देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3। चलो इसका सीधे हम आंसर देखते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया रिमूव तो करता है लेकिन इतने ज्यादा नहीं कर पाता, लाइक 90% तक कर देता है। ये क्या है, देखो, रिमूव डिजॉल्व सॉलिड कैन नॉट बी रिमूव्ड इन रैपिड सैंड फिल्टर। जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं उसको ये रिमूव नहीं कर सकता। Helminth which range in the size from what 10 mm to more than 1 mm can be removed by हेलमिंथ एग। डी है इसका आंसर, हम ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाते। डी का क्या है, 2, 3 and 4। क्या हुआ 2, 3, 4? डिजॉल्व सॉलिड को छोड़ के सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव कर सकता है, कर यार सस्पेंडेड सॉलिड तो होंगे ही रिमूव। ठीक, बैक्टीरिया और हेलमिंथ इसने ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि देखो ये कहता है जो बैक्टीरिया वायरस और ये सब है 90 से 95%, हमने लिखवाया था ना कि कितना इसका रेट रहता है रिमूवल का। चलो अब इस क्वेश्चन पर आओ। चलो देख लो, अब आपको इसमें देखना है ये क्या कह रहा है कि भाई एयर बाइंडिंग के कारण क्या प्रभाव होता है, मड डिपोजिशन के कारण क्या प्रभाव होता है, क्रैकिंग ऑफ बैंड, सैंड इनक्रस्टेशन, सारी चीजें हैं। एक एक लाइन में सारी चीजें होती चली जाएंगी। जैसे एयर बाइंडिंग है, ठीक है, क्या ऑप्शन है, 4 या 3? एयर एंड गैसेस गेट लॉक्ड इन द बेड। ठीक, तीसरा है ऑप्शन, माउंट्स ऑफ बॉल्स ऑफ मड्स आर फॉर्म्ड इन द बेड। भाई एयर बाइंडिंग नाम से ही एयर आ रही है, मतलब कि जो आपका एयर है वो फंस जाती है। ठीक है, तो ए का हो गया 4। अब या तो ये होगा आंसर या ये होगा। मड डिपोजिशन, मड डिपोजिशन का मतलब है, अब भाई अब ये तो 3 है ही, बी का 3 है आंसर। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्रैकिंग ऑफ बैड, मतलब ये हमने देखा था ना, जैसे बैड है ये क्रैक कर जाता है, इधर सैंड है इधर ग्रेवल है, क्रैक मतलब फिर
ऐसे पानी इजीली घुस सकता है। तो आंसर क्या है, 2 या 1? चेंजेस इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, मतलब जो सैंड का साइज है वो बढ़ जाता है, इफेक्टिव साइज चेंज हो जाता है। मड पेनिट्रेट डीपर इनसाइड द बेड, मुझे लगता है सी का आंसर होना चाहिए 2। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रैकिंग ऑफ बेड है तो रेत आपकी नीचे तक चली जाएगी। सैंड इंक्रस्टेशन, इंक्रस्टेशन मैंने आपको बताया है, जैसे सैंड का कण है, इसके चारों तरफ ऐसी लेयर जमती चली जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रस्टेशन बोलते हैं, इनक्रस्टेशन ऑफ सैंड बोलते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से ये हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, इसे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम वाटर? पानी में से सस्पेंडेड सॉलिड आपको निकालने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताओ बच्चों। सस्पेंडेड सॉलिड मतलब के पानी में मिट्टी के कण या जो भी हैं वो तैर रहे हैं, तो क्या क्या होगा? मेरे हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, एक तो कोगुलेशन तो होगा ही भाई, अगर कोगुलेशन कर रहे हो तो फ्लोकुलेशन भी होगा, फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन करोगे। ठीक है, पर डिसइंफेक्शन किया जाता है अगर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी है वो सब किया जाता है, लेकिन ये सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने की प्रोसेस नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलो देख लेते हैं क्या दिया 4.13 का इन्होंने, 4.13 का बी। ठीक, चलो अब चलते हैं हम इस पे। फिर से देखो, रिकार्बोनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। रिकार्बोनेशन आफ्टर लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, जो लाइम सोडा प्रोसेस हमने पढ़ी थी उसमें रिकार्बोनेशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रिमूव ऑफ एक्सेस सोडा फ्रॉम वाटर, पानी से एक्सेस सोडा को निकालने के लिए। रिमूवल ऑफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को दूर करने के लिए। रिकवरी ऑफ लाइम, लाइम को, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट्स टू सॉल्युबल फॉर्म। मेरे हिसाब से ये है इसका आंसर। ठीक है, तो लाइम सोडा प्रोसेस में रिकार्बोनेशन इसलिए किया जाता है, तो जो प्रेसिपिटेट हैं जो नीचे ना जमने पाए उनको वापस घोल दिया जाता है पानी में, और उसे इस फॉर्म में घोला जाता है कि ऐसा भी ना हो कि पाइप में ही जम जाए, वो काफी समय तक वो घुला रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है डी है इसका आंसर, टू का। ठीक है, क्यों भाई अजय, सुप्रिया, तो ये चीजें हम काफी बार देख चुके हैं। तो बार बार देखो क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से, चैप्टर से इम्पोर्टेंट, कि हाँ ये चीज पूछी जाती है, ये चीज पूछी जाती है, ये चीज पूछी जाती है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आउट होने चाहिए कि हाँ ये है, ये है, ये है। ज्यादा मुश्किल चीजें अगर आप पढ़ोगे तो उनका कोई फायदा है होता भी नहीं है। सिर्फ वो, अब देखो फिर से एयर बाइंडिंग आ गया, एयर बाइंडिंग किस में होती है, इतना ही पूछ लिया भाई, हमारे फिल्टर में होती है, रैपिड सैंड फिल्टर में। ठीक, अब ये लो, क्लोरीन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 10 बार तो हम कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे करो। अब जैसे आरआरबी का कुछ डेट वगैरह आई उसकी एग्जाम की, ये अभी तो फॉर्म फॉर्म भरे गए, क्यों आ जाए, फॉर्म अभी निकले हैं इसके कि नहीं निकले? तो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह निकला है इसका? अच्छा 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 अच्छा, थर्ड पार्टी वाला था वो। चलो कोई बात नहीं, आप इसे देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या है। देखो, अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आप ऐसा ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें क्लोरीन कितनी है, 20%। नीडेड टू क्लोरीनेट अ रूरल वाटर सप्लाई, आपको रूरल वाटर सप्लाई है उसको क्लोरीनेट करना है, उसमें क्लोरीन डालनी है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 10,000। और हर एक आदमी को पानी कितना चाहिए दिन भर, 50 लीटर, 50 लीटर पर कैपिटा डेली, एट द रेट ऑफ 2 ppm। ठीक है, तो आपको 2 ppm क्लोरीन मिलानी है। 2 ppm का क्या मतलब हो गया, 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो बस सीधे करो, 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, ये तो हो गया हमारी क्लोरीन, या और अच्छे से ऐसे लिखना चाहिए,
देखो यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन। 2 मिलीग्राम पर लीटर। अब पानी कितना चाहिए आपको? 10,000 लोग हैं और हर आदमी 50 लीटर पानी पीता है। ठीक। तो मिलीग्राम को आप 1000 से डिवाइड करो तो ग्राम हो जाएगा। ठीक। और 1000 से डिवाइड करो तो किलोग्राम हो जाएगा। तो किलोग्राम, और ये क्योंकि आपने लीटर ये था तो लीटर से लीटर कट गया। ठीक। अब बात क्या आती है? अब बात आती है, चलो पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 100, ये गए 2 जीरो, और ये आपका 1 kg आ गया। ठीक। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है, मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर लिया आपने x, उसका 20% किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के, तो x हो जाएगा आपका 5 kg। ठीक है, 1/0.2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। चलो बस, बहुत बार कर लिया ये क्वेश्चन। अगला देखो, जो इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई है उसके संबंध में ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये बताना है। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, जो इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई नीड नॉट बी डिसइंफेक्टेड, के जो पानी इंडस्ट्री में आप भेज रहे हो तो उसको डिसइंफेक्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार को ये बात सही हो सकती है, क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप पानी जो है उसको अगर आप बॉयलर में आपको इस्तेमाल करना है तो पीना तो है नहीं, तो डिसइंफेक्ट करके मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा हो जाएगा। वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज रिक्वायर केमिकल ट्रीटमेंट, हाँ भाई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। भाई हो सकता है हार्ड हो तो उसकी हार्डनेस रिमूव करनी पड़े। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज आर ऑफन डिफरेंट फॉर द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। ये कह रहा है कि भाई प्योरिटी के जो स्टैंडर्ड होते हैं, भाई इंडस्ट्री में कम प्योर पानी भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में प्योर पानी आना चाहिए, यही ये कह रहा है। जो प्योरिटी का स्टैंडर्ड है और पानी के ट्रीटमेंट का मेथड है, इंडस्ट्रियल यूज और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए अलग होता है। बात ठीक है। इट इज मोर इकोनॉमिकल टू यूज वाटर फॉर फ्रॉम सरफेस सोर्सेज देन ग्राउंड वाटर सोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि भाई अगर आप सरफेस सतह से पानी लेते हो, भाई तालाब में से पानी निकालना बहुत आसान है। ग्राउंड वाटर से अगर आप पानी निकाल रहे हो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, समरसीबल पंप लगाना पड़ेगा, वो महंगा होता है। ठीक है, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है, तो मुझे 2 3 4 इसका आंसर सही लग रहा है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या है अभी यार। लेट से क्या आंसर है, उसके बाद में ही बात करेंगे। 4.9 क्या है इसका आंसर? इन्होंने क्या दिया हुआ है? बी। ओके। डिसइंफेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई इज नेसेसरी इन फूड प्रोसेसिंग डिस्टिलेटरी। अब वही बात है यार, अब अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे तो आपको चाहिए ही होगा। अब यार ये वही बात है ना, क्या इसने आंसर दिया? इसने आंसर फिर भी बी, बी दिया। ठीक है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई नीड नॉट बी डिसइंफेक्टेड, मतलब नीड नॉट बी का मतलब क्या होता है कि आप चाहो तो करो और चाहे ना करो। ठीक है, तो इसने दोनों ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो ठीक, तो 2 3 4 सही है। लो भाई, अब ये बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है रैपिड सैंड फिल्टर में? एयर बाइंडिंग भी होती है, क्रैकिंग भी शायद होती है, बंपिंग भी होती है और मड बॉल भी फॉर्म होते हैं, चारों चीजें होती हैं। तो 4.8 का आंसर होना चाहिए डी। 4.8 का डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज आप कंसिडर कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर, बहुत ही बारीक कोलोइड मैटर जो होता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक। और क्या है? एक्सेस अल्कलिनिटी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें आप कैसे कैसे रिमूव करोगे इनको? सबसे पहले किसे रिमूव करोगे, फिर किसे रिमूव करोगे? मैं इसे उठा के यहीं ले आता हूँ।
ठीक है जी, देखो ये इम्प्योरिटी देखो, तो इतना तो पता है कि भाई जो बैक्टीरिया है डिसइंफेक्शन सबसे बाद में किया जाता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन सबसे बाद में अगर आप करोगे तो सी हो गया आंसर, है ना। और तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसने एरेशन किया, भाई कार्बन डाइऑक्साइड और H2S कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो। फिर चौथा, फिर एक्सेस अल्कलिनिटी इसने खत्म करी, चलो मान लिया भाई अल्कलिनिटी खत्म करी। फिर इसने फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर, मतलब यहाँ पे इसने फिटकरी वगैरह जोड़ी होगी, और फिटकरी के लिए अल्कलिनिटी की रेंज आपकी ठीक होनी चाहिए 6.5 से 8.5, ठीक। और फिर आपका तीसरा हो ही गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 4.7। 4.7 का सी, हमने कौन सा लगाया था, ठीक है सी लगा रखा है। देखो इतने से ही हो गया ये क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें, कि भाई अगर बच्चे को ये पता है कि डिसइंफेक्शन सबसे बाद में होता है तो सीधे सी लगा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा, बाकी सोचना ही नहीं है कुछ। आगे देखो, अब ये कह रहा है, ये जो इसने एरेटर दे दिया, रैपिड सैंड फिल्टर दे दिया, स्लो सैंड फिल्टर, सेडिमेंटेशन, इनसे क्या क्या चीजें रिमूव होती हैं, मैं कोड यहाँ पे, कोड भी यहीं ले आता हूँ मैं। ठीक है बच्चों देखो, एरेटर 1 या 3 ऑप्शन। एरेटर क्या करेगा, मेरे हिसाब से जो एरेटर का काम होता है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, तो ए का हो गया 1, अब या ये है आंसर या ये है। बी हो गया आपका 3, रैपिड सैंड फिल्टर सस्पेंडेड मैटर, चलो ये भी हो गया। अब बात आती है सी, सेडिमेंटेशन नहीं, स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर का 2 या 4, सेटलेबल एंड कोलोइडल मैटर। यार सेटलेबल मैटर तो फिर आपका सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा ना, सस्पेंडेड भी, कोलॉइडल भी, और बैक्टीरियोलॉजिकल मैटर। भाई स्लो सैंड फिल्टर बैक्टीरिया 99% रिमूव करता है, तो स्लो सैंड फिल्टर का 4 लगाएंगे हम, तो इसी के साथ आंसर हो जाएगा डी, और सेडिमेंटेशन टैंक का आपका 2 हो ही जाएगा सर। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, 4.6 का डी। देख लेते हैं, डी दिया हुआ है, वेरी गुड। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इज रिक्वायर्ड, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, टू इंश्योर फ्री क्लोरीन रेजिडुअल फॉर बेटर डिसइंफेक्शन, ताकि क्लोरीन आपकी बची रहे अच्छे डिसइंफेक्शन के लिए। फ्री क्लोरीन रेजिडुअल्स हैव गुड disinfecting power and they are usually dissipated quickly in the distribution system। जो फ्री क्लोरीन रेजिडुअल होती है, ठीक है, उनकी डिसइंफेक्टिंग पावर अच्छी होती है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्री क्लोरीन रेजिडुअल है क्लोरीन की फॉर्म में होती है, एंड दे आर यूजुअली डिसिपेटेड क्विकली, और ये पानी में क्विकली डिसिपेट हो जाती हैं, ये बात ठीक है, ठीक। यार अब वही कंफ्यूजन वाली बात कर दी इसने तो। अब इसमें सही कहें कि गलत कहें, क्यों, क्योंकि देखो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, फ्री क्लोरीन रेजिडुअल आपके बचे रहेंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका ये अमोनिया के आयन है वो भी तो बचने चाहिए, तभी तो आपका वो होगा ना। देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ, या तो ए होगा या बी होगा, 4.5 का। देखो वही क्लोरामीन वाली बात आ गई ना, तो बी होना चाहिए फिर इसका आंसर। सी दिया हुआ है, द एडिशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड ना द टेंशन, फ्री क्लोरीन।
यार ये तो कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि जो क्लोरीन है, पानी में जो क्लोरीन होती है वो इट इज नॉट इजीली रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय सनलाइट। अगर पानी पे सनलाइट ना पड़े तो वो रिमूव नहीं होती। ठीक है। तो छोड़ो इस क्वेश्चन को यार, क्योंकि अब कुछ नई चीज आ जाएगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पता नहीं क्या दे दिया। इसे रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसे, एलम इज मोस्ट कॉमनली यूज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। पानी के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल होता है? एलम का। एलम इज वेरी इफेक्टिव एंड किलिंग पैथोजेंस। पैथोजेंस को भी खत्म करता है ये। पैथोजन को तो नहीं करता यार, ये कोगुलेंट का तो काम करता ही है। देखें क्या दिया हुआ है इसका आंसर, 4.4 का। ठीक है, देखो यही कह रखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज बाय डिफरेंट ट्रीटमेंट। ठीक, तो हमारा आंसर सही है, सी। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने कितनी जगह तो यही चीज दे रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी? इसका आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है 99% तक, तो अच्छा क्वालिटी का पानी यहीं से मिलेगा। लो भाई, द रॉ वाटर एंटरिंग एन आइडियल हॉरिजॉन्टल सेटलिंग टैन कंटेन्स फॉलोइंग टू टाइप ऑफ पार्टिकल। दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल टाइप 1, पार्टिकल टाइप 2। पार्टिकल टाइप 1 की सेटलिंग वेलोसिटी 3 मीटर प्रति घंटा, कंसंट्रेशन इतनी। पार्टिकल 2 की सेटलिंग वेलोसिटी इतनी और कंसंट्रेशन इतनी। व्हेन द सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ टैंक इज इतना। ठीक, द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द सेटल्ड वाटर, पानी कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, ओवरफ्लो रेट आपको कितना दिया हुआ है? 3 मीटर पर आर। क्यों भाई अजय, है ना? मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कट गया तो मीटर पर आर आ गया। सरफेस ओवरफ्लो रेट इतना है, मतलब इतनी सेटलिंग वेलोसिटी जिस पार्टिकल की होगी वो 100% बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो, ये वाला जो पार्टिकल है ये तो गया पूरा का पूरा बाहर, निकल गया 100% एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी निकालते थे ना, एफिशिएंसी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो ये कितना हो जाएगा, 3/3 बराबर 1 या 100%। अब ये जो है ये कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी रिमूवल की कितनी है, 1/3। वो पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सेटलिंग 1 है तो वो सिर्फ 33% या 1/3 बाहर निकलेंगे। अब उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 300। तो 300 का 1/3 ले लो, कितना आ जाएगा, 100। तो 100% मतलब 100 पार्टिकल आपके बाहर निकल गए, 1/3 बाहर निकल रहे हैं, तो रह कितने गए, 200। ठीक है, बच्चे गलती करके आते हैं, ये लगा के आ जाते हैं कि भाई इतना दिमाग तो लगा ही दिया, इससे ज्यादा क्या दिमाग लगवाएंगे, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा और दिमाग लगवा देंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द सेटल्ड वाटर। ठीक है, जो पानी में जो बच गया, तो मेरे हिसाब से बी हो जाना चाहिए इसका आंसर। क्या कर रखा है इन्होंने, देखो, 200 प्लस 1/3 इंटू 300, बस ये आ गया 200। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। लो भाई ये आप कर लो, ये तो अभी करा थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखो दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 10,000 लोग हैं, हर आदमी को 50 लीटर पानी चाहिए दिन भर। क्लोरीन डोज आपकी 20% और ब्लीचिंग पाउडर में 20% क्लोरीन। ये आप दोबारा से खुद कर लेना। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है अजय और सुप्रिया, ठीक है, तो मैं आपको अभी लिंक भेजता हूँ 5 मिनट बाद। ठीक है, तुम्हारा फोन ठीक है अजय? चलो अभी करते हैं।